सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान के 9वें लेसन की चर्चा कर रहे थे जिसका नाम है भारतीय कृषि। इस लेसन से संबंधित एक वीडियो अपने पहले बन चुका है। आज 9वें लेसन का ये सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में आज वाले वीडियो में 9वां लेसन कंप्लीट भी हो जाएगा। मतलब क्या है कि छोटा लेसन है, 2 वीडियो में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो आज वाले लेसन की अपन शुरुआत करें। 2 क्वेश्चन है आपको। देखो, अपन ने जो कृषि में मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, इन कृषियों के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब जो तिलहन फसलें हैं, तिलहन फसलों का मतलब ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है। तो तिलहन फसलों में अपन एक तो मूंगफली, क्योंकि मूंगफली का तेल निकलता है इसलिए मूंगफली को कौन सी फसल में शामिल करते हैं? तिलहन फसलों में शामिल करते हैं। एक अपन मान सकते हैं सरसों। तो 2 प्रमुख तिलहन फसलों के बारे में पढ़ेंगे अपन, एक तो मूंगफली और दूसरी सरसों। दोनों को अपन इस तरीके से देखेंगे क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था इस लेसन से एक प्रश्न बनेगा और वो बनेगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो 2-2 नंबर के प्रश्न कहां से बन सकते हैं वो देख रहे हैं अपन। तो एक प्रश्न तो आपको ये ध्यान रखना है कि तिलहन की फसलों में मूंगफली का योगदान बताइए। समझ गए बात? अब देखना है, इसमें अपन ने पॉइंट पहले लिख दिए जो आप देखते जाना। विश्व में 30% मूंगफली का उत्पादन भारत में होता है। पूरे विश्व में जितने भी मूंगफली का उत्पादन होता है उसमें से 30% मूंगफली का उत्पादन अकेले अपने देश भारत में होता है। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भाई तिलहन फसलें, जो भी भारत में तिलहन फसलें होती है ना, जैसे मूंगफली, सरसों वगैरह, जो भी तिलहन फसलें, उन तिलहन फसलों में से 45% योगदान किसका है? मूंगफली का है। तो देश की कुल तिलहन फसलों का 45% भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। फिर अपन तीसरे पॉइंट में लेंगे भारत के वे राज्य जहां सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। तो मूंगफली उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। फिर चौथे पॉइंट में अपन लेंगे राजस्थान के वे जिले जहां सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। तो राजस्थान के प्रमुख जिलों में आ जाएगा सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़। समझ के बाद 4 पॉइंट सफिशिएंट है, 4 ही पॉइंट अपने को याद करने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलो अगला जो प्रश्न देखेंगे अपन वो है कि तिलहन की फसलों में, अभी अपन ने चर्चा की थी किसका योगदान? मूंगफली का योगदान। अब अपन बात करेंगे तिलहन की फसलों में सरसों का योगदान बताइए। इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपन इसका भी आंसर करेंगे। तो अगला प्रश्न है तिलहन की फसलों में किसका योगदान बताना है अपने को? सरसों का योगदान। समझ गए बात? 4 पॉइंट देखो, उसी आधार पे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो विश्व की, यहां मूंगफली की चर्चा थी, यहां सरसों के बारे में अपन लिखें तो ये लिख देना 70% सरसों का उत्पादन कहां होता है? भारत में होता है। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन 35% भाग, मूंगफली की जगह क्या लिख देंगे? सरसों। तो दूसरा पॉइंट हो गया देश की कुल तिलहन फसलों का 35% भाग सरसों से प्राप्त होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखेंगे अपन मूंगफली उत्पादन के प्रमुख राज्य। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन अपने ही राज्य में होता है। कौन से राज्य में? राजस्थान में। सर्वाधिक उत्पादन तो कहां हो गया? राजस्थान में। उसके बाद अपन ले सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में लेंगे अपन क्या? मध्य प्रदेश। और उसके बाद में लेंगे क्या? गुजरात। तो ये भारत के 4 राज्य हो गए जहां सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। समझ गए बात? चौथे पॉइंट में अपन लेंगे सरसों उत्पादन में राजस्थान के प्रमुख जिले।
देखो जिले वो के वो याद रखने अपने को। दो जिले जहां सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है वो है भरतपुर और अलवर। कौन कौन से हैं राजस्थान के दो जिले? भरतपुर और अलवर। इनको आप पहले लिख देना, समझ के बाद। भरतपुर हो गया और एक कौन सा हो गया? अलवर हो गया। और बाकी ये के लिख देना। सरसों उत्पादन में राजस्थान के प्रमुख जिलों में भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये हो गया अपना तिलहन की फसलों में सरसों का योगदान कंप्लीट। मतलब दो तिलहन फसलें देखी है अपन ने, एक तो मूंगफली और दूसरी तिलहन फसल कौन सी? सरसों। मूंगफली पहले करवाई दिया और सरसों का स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसी के साथ अपना ये लेसन वैसे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं एक बार उनको देख लेते हैं। उनमें से कौन कौन से प्रश्न अपने बनने की संभावना हो रही है वो एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो अभ्यास प्रश्नों में सुनते जाना गौर से। पहला प्रश्न दे रखा है, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने रूपों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन दोबारा सुनना। भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन अपन कर चुके। इसका आंसर होगा भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तीनों भागों का नाम अपने को लिखना है यहाँ, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये अपना हो चुका था पहले। अगला प्रश्न है, भारत में बागानी फसलें कौन कौन सी है? ये भी अपना हो चुका। भारत में बागानी फसलों में अपन ने लिखा था चाय, कॉफी और रबड़। प्रमुख बागानी फसलें कौन सी हैं भारत में? चाय, कॉफी और रबड़। ये कंप्लीट हो चुका था अपना। इससे अगला प्रश्न है, मुद्रादायनी फसल से क्या आशय है? ये भी अपना हो चुका। मुद्रादायनी फसल ऐसी फसलें जिन्हें बाजार में बेचा जाता है या जिन्हें उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है, ऐसी फसल को क्या कहते हैं? मुद्रादायनी फसल। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इन फसलों को बाजार में बेचेंगे तो बदले में ये फसल हमें क्या देंगी? मुद्रा देंगी। तो मुद्रा देने वाली फसल होगी, इसका मतलब क्या कहलाएंगी? मुद्रादायनी फसलें। इसकी परिभाषा अपन लास्ट वीडियो में इसकी परिभाषा अपन लिख चुके थे। अगला प्रश्न है, भारत में चावल की कितनी फसलें ली जाती है? ये क्वेश्चन अपने बीच में हुआ नहीं, तो ये आप ढंग से देख लेना। क्वेश्चन है, भारत में चावल की फसलें, भारत में चावल की कौन कौन सी फसलें? तो भारत में चावल की 3 फसल बोई जाती है, 3 किस्म बोई जाती है चावल की। कौन कौन सी? एक का नाम है अमन, एक का नाम है ओस और एक का नाम है बोरो। ये तीनों फसल किसकी है? चावल की है। या अपन ये कह सकते हैं ये चावल की 3 किस्म है, 3 क्वालिटी है। समझ गए बात? तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, भारत में चावल की कौन कौन सी फसलें हैं? अमन, ओस और बोरो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क कृषि किन जिलों में की जाती है? ये भी अपना क्वेश्चन पहले नहीं हुआ। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क कृषि वाले जिले, राजस्थान में शुष्क कृषि वाले जिले मतलब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहां शुष्क कृषि की जाती है? इसको आप याद रख लेना, JJBB। 2 तो जे से स्टार्ट होने वाले जिले हैं और 2 बी से स्टार्ट होने वाले जिले हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए जहां कौन सी कृषि की जाती है? शुष्क कृषि की जाती है। तो इसका आंसर लिख देना, जे जैसे तो क्या हो गया? जैसलमेर, जोधपुर, और बी से क्या हो गया? बाड़मेर और
बीकानेर। तो ये राजस्थान के 4 जिले ऐसे हो गए जहां कौन सी कृषि की जाती है, शुष्क कृषि की जाती है। उतार लेना आप लोग कॉपी में इन दोनों प्रश्नों को, और पहले वाले प्रश्न अपने पहले पीछे हो चुके हैं, उनको दोबारा उतारने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है सिंचित कृषि से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्या है, सिंचित कृषि से क्या तात्पर्य है। सिंचित कृषि से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर देखना, 2 नंबर का प्रश्न बनता है अकेला ये भी। ऐसी कृषि जिसमें उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सिंचित कृषि कहते हैं। अब समझना इसको, मतलब ऐसी कृषि है, ऐसी फसल जिसमें उत्पादन, फसल के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता हो, सिंचाई की आवश्यकता हो, कौन सी कृषि कहलाएगी, सिंचित कृषि। अब आप ये भी सोच सकते हो कि भाई बिना सिंचाई के तो कोई सी कृषि भी उत्पादित नहीं होती है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो केवल वर्षा पे निर्भर रहती है, वर्षा होने पर भी वो उग जाती है। इसका मतलब केवल वर्षा पर निर्भर जो कृषि होती है ना, उसे सिंचित कृषि नहीं कहते। सिंचित कृषि उसी कृषि को कहते हैं जो किस पर निर्भर रहती है, सिंचाई पर निर्भर रहती है। कंप्लीट। अब अगला प्रश्न देखना, भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किन राज्यों में होता है। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन वाले राज्य, मतलब भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। तो देखो सर्वाधिक कपास के उत्पादन में एक तो कौन सा राज्य आता है, गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा आता है, महाराष्ट्र। तीसरा राज्य कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। तो ये भारत के कुछ राज्य हैं जहां सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। कौन कौन से हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। कंप्लीट। अगला है, नरमा से आप क्या समझते हैं। ये शानदार प्रश्न है जो 2 नंबर का प्रश्न अपने बनता है। कपास की एक किस्म होती है जिसका नाम है क्या, नरमा। चलो देखते हैं, अपन पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, नरमा से आप क्या समझते हैं। अब सुनना, देखो भारत में जो भी कपास का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 50% अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। देखो कपास की भी कई क्वालिटी होती हैं, उनमें से भारत में लगभग 50% कौन सी कपास होती है, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। ये जो अमेरिकन कपास आती है ना, वो बहुत महीन और लंबी आती है। मतलब अपने जो बाल होते हैं ना, सिर के बाल मान लो आप, वैसे एकदम महीन और लंबी कपास आती है। इस महीन और लंबी कपास को ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में क्या कहते हैं, नरमा कहते हैं। एक बार बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर और पर चर्चा करेंगे। तो इसके आंसर में आप लिखना, भारत में लगभग 50% अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। मतलब जो भी कपास भारत में उगाई जाती है उसमें से लगभग आधी तो कौन सी कपास होती है, अमेरिकन कपास होती है। जो
लंबी व महीन रेशे वाली होती है। ये अमेरिकन कपास कैसी होती है? लंबी होती है और महीन रेशे वाली होती है। इस अमेरिकन कपास को ही आगे लिख देना, इस अमेरिकन कपास को ही इस अमेरिकन कपास को ही कहाँ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में क्या कहते हैं? नरमा कहते हैं। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में नरमा कहते हैं। समझ गए बात? तो नरमा से आप क्या समझते हैं? मतलब जो अमेरिकन कपास होती है, जो महीन और पतली रेशे वाली होती है, उसे ही क्या कहते हैं? नरमा कहते हैं। अब देखो इसके बाद में अपन आगे के प्रश्न की चर्चा करें, और लगभग किताब के लास्ट में जो दे रखे हैं ना वो सारे प्रश्न अपने हो चुके। एक प्रश्न और बचा है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? लास्ट प्रश्न है इस लेसन का। प्रश्न क्या है? स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो सुनना क्या होता है, जो अपने भारत में आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्रों में देखो जनसंख्या तो कम है और जमीन काफी ज्यादा है, एकदम जंगली जंगल है चारों ओर। अगर आदिवासी क्षेत्र की अपन बात करें, आदिवासी क्षेत्रों में जमीन काफी ज्यादा है, जनसंख्या बहुत कम है और एकदम घने जंगलों में वो आदिवासी रहा करते हैं। अब वो आदिवासी क्या करते हैं, किसी भी जहां पेड़ पौधे होते हैं ना, उन पेड़ों की कटाई करते हैं और उन पेड़ों को जला देते हैं। जलाने के बाद वहां खेती बाड़ी करते हैं और उस कृषि को ही क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। एक बार अपना आंसर लिखते हैं, फिर इसको मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं। तो आप इसके आंसर में लिखना, भारत के आदिवासी क्षेत्रों में पेड़ों को जलाकर वहां खेती की जाती है। पेड़ों को जलाकर वहां खेती की जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? स्थानांतरित, या आपसे पूछ ले झूमिंग। स्थानांतरित भी कहते हैं या इसे ही कौन सी कृषि कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। समझ गए बात? अब देखो ऐसा क्यों होता है, आदिवासी क्षेत्रों में जंगली जंगल रहते हैं, जगह की कोई कमी होती नहीं, तो ये आदिवासी लोग क्या करते हैं? जंगल को जला देते हैं और वहां एकदम मतलब पूरे जंगल को साफ कर दिया, जला दिया उसको, वहां राख ही राख हो गई। अब वहां 1-2 साल कृषि करते हैं, 1-2 साल या 2-3 साल जब लगातार उस जमीन में खेतीबाड़ी करते हैं तो भूमि का उपजाऊपन जैसे ही कम होता है वह उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर आगे और थोड़ा आगे जाकर जंगलों को काट देते हैं, उन जंगलों को भी जला देते हैं, फिर वहां भी खेतीबाड़ी कर लेते हैं। फिर 2-4 साल वहां जब तक भूमि का उपजाऊपन रहता है वहां खेती करते हैं, फिर और आगे जाते हैं, वहां पेड़ों को काट देते हैं, फिर वहां खेती कर लेते हैं। तो स्थान बदल बदल कर खेती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? स्थान बदल बदल कर खेती करने के कारण इस खेती को क्या नाम दिया गया है? स्थानांतरित कृषि। या अपन कह सकते हैं झूम झूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, या इसी कृषि को इसलिए क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। देखो 9वां लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक तो ये चीज दिमाग में मत लाना कि भाई अपने पास किताब है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लॉकडाउन की वजह से जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको अभी तक 10वीं क्लास की सामाजिक की किताब उपलब्ध नहीं हो पाई।
1% भी आपको किताब की आवश्यकता नहीं है। जो भी अपन लेसन ले रहे हैं, अभ्यास पर्सन अपन करवा रहे हैं, कंप्लीट अपन मैं ये सोच के आपके सामने वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूं कि आपके पास किताबें नहीं है। तो जो भी कोई क्वेश्चन होता है ना, मैं आराम से बोर्ड पे लिख देता हूं और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो इसमें अपने को कहीं भी किताब की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो बात? अब 9th लेसन कंप्लीट हो चुका है 2 ही वीडियो में। कोशिश करना जो भी आपको पढ़ाया जाए हाथों हाथ आप याद कर लिया करो, क्योंकि जब भी अपनी स्कूल प्रारंभ हो तब तक आप लोग ये प्रयास करना कि 10th क्लास के आपके 6 सब्जेक्ट हो, उनमें से कम 1 सब्जेक्ट तो छुट्टियों में कंप्लीट हो जाए। चलो अब अपन अगला जो 10वां लेसन होगा उसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय